गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम कैलस निर्माण की बात कर रहे थे कि कैलस का निर्माण कैसे होता है। तो कैलस निर्माण के लिए सबसे पहले तो हमको किसकी आवश्यकता होती है? कल्चर मीडिया की। जब तक हमारे पास में कल्चर मीडिया नहीं है तब तक कैलस का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हमने कल्चर मीडिया तैयार किया था, विभिन्न प्रकार के संग्रह विलयन तैयार किए, फिर उनसे कल्चर मीडियम तैयार किया। उसके बाद में अब हमको किस पादप का कैलस प्राप्त करना है, तो पहले पादप पार्ट सेलेक्ट करते हैं। पादप पार्ट सेलेक्ट करने के बाद में उसका स्टरलाइजेशन करते हैं और स्टरलाइजेशन करने के बाद में उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? हम जो हमने कल्चर मीडिया तैयार किया है उस कल्चर मीडिया पर फिर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जब कल्चर मीडिया पर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसमें फिर वृद्धि होती है एक्सप्लांट में और कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। कैलस की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या यूज होते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ कोशिका द्रव संवर्धन माध्यम की बात कर रहे हैं, कोशिका निलंबन संवर्धन की बात कर रहे हैं। कोशिका निलंबन संवर्धन। तो यहाँ कोशिका निलंबन जो संवर्धन रेडी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कैलस आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता पड़ती है यहाँ कैलस की, तो आगे बात करते हैं हम। यहाँ जो सेल सस्पेंशन जो कल्चर था, मीडियम था, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ किसने इसके बारे में बात की थी? तो इसके पहले में जो सबसे पहले बात की थी वो थे WH मूरे। WH मूरे ने सबसे पहले सेल सस्पेंशन संवर्धन की बात की थी। तो इन्होंने सबसे पहले जब सेल सस्पेंशन संवर्धन बनाया था, कोशिका निलंबन संवर्धन बनाया था, तो इन्होंने यहाँ सबसे पहले तंबाकू का कैलस लिया था। इन्होंने क्या किया? तंबाकू का कैलस लिया और इस तंबाकू के कैलस को डिवाइड कर दिया या इसको छोटे छोटे खंडों में काट दिया। इसको छोटे छोटे खंडों में काट दिया और छोटे छोटे खंडों में काट करके क्या किया? जो द्रव संवर्धन माध्यम था उसके अंदर स्थानांतरित कर दिया। तंबाकू का कैलस लिया, कैलस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, काट करके इसको द्रव संवर्धन माध्यम में ट्रांसफर कर दिया। अब द्रव संवर्धन माध्यम को लगातार हिलाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जिससे सेल्स वापस एक पास आकर के एक दूसरे से जुड़े नहीं और एक ही कैलस का निर्माण ना करें, क्योंकि एक ही पार्ट का निर्माण करेंगी तो यहाँ उसको बराबर हिलाते रहिए। तो सबसे पहले WH मूरे ने इस कोशिका निलंबन संवर्धन माध्यम के बारे में बात की थी कि कैसे कोशिका निलंबन संवर्धन होता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है और यहाँ कैलस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर इसीलिए कैलस की आवश्यकता पड़ती है कि यहाँ कैलस जो हमने एक्सप्लांट से कैलस रेडी किया है वो अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है, क्योंकि यहाँ पर जिस पार्ट की हमको आवश्यकता होती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो पार्ट लेते हैं, पार्ट लेकर के कैलस का हम निर्माण करते हैं। तो यहाँ अब इस कैलस के छोटे छोटे खंड करके, छोटे छोटे टुकड़े करके इससे कोशिका निलंबन संवर्धन तैयार किया जाता है। अब यहाँ निलंबन पर तैयार करने के लिए, सेल सस्पेंशन तैयार करने के लिए करना क्या पड़ता है? यहाँ कोशिका निलंबन तैयार करने के लिए, कोशिका सस्पेंशन तैयार करने के लिए करते क्या है? सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर कि जो सेल्स होती हैं या फिर कहीं जो कैलस होता है, सबसे पहले इन्होंने जो मूरे ने बताया था, मूरे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कैलस होता है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? कैलस को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड किया था। तो पहले इसके खंड किए और खंडों को कहाँ डिवाइड कर दी, सॉरी स्थानांतरित कर दिया, इसको यहाँ द्रव संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया। अब द्रव संवर्धन माध्यम को कहाँ रख दिया? हलित्र पर। द्रव संवर्धन माध्यम को हलित्र पर रखा और ये हलित्र एक तरह से अपकेंद्रण यंत्र होता है, एक तरह से अपकेंद्रण यंत्र होता है, मतलब उसको घुमाने का कार्य करता है। जो संवर्धन
लिक्विड है, ठोस तो है नहीं, द्रव है, तो इस किसी ना किसी बर्तन के अंदर होगा, कोई पात्र होगा, तो उसको घुमाने का कार्य करेगा, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही मोशन में उसको घुमाने का कार्य करेगा। सेल्स को स्थिर नहीं रहने देगा लिक्विड के अंदर। और यहाँ जो इसकी गति होती है वो होती है 80 से लेकर के 120 या 150 आरपीएम। 80 से लेकर के 1 मिनट में 80 बार मिनिमम और 150 बार मैक्सिमम क्या सर्कुलेट करेगा, उसको घुमाएगा। तो यहाँ इसको हलित पर रख दिया जाता है। साथ ही साथ जो ये द्रव संवर्धन माध्यम है इसमें पैक्टिनेज एंजाइम डाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पैक्टिनेज एंजाइम डाला जाता है। क्यों डाला जाता है पैक्टिनेज एंजाइम? क्योंकि एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ में, एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ में किससे जुड़ी हुई है? मिडिल लेमिला से। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को जब सेल को पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ में मिडिल लेमिला के, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, एनिमल सेल की नहीं, केवल प्लांट सेल की, तो मिडिल लेमिला के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और मिडिल लेमिला में क्या होते हैं? पैक्टेट किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट होते हैं। तो इन पैक्टेटों को तोड़ने के लिए यहां पर क्या डाला जाता है? पैक्टिनेज। क्योंकि पैक्टिनेज एंजाइम मिडिल लेमिला को क्या कर देगा? तोड़ देगा। जब मिडिल लेमिला टूट जाएगी तो सेल्स क्या हो जाएंगी? बिखर जाएंगी। तो यहाँ जो हलत्र जो यहाँ होता है वो क्या करता है? सेल्स को बिखेरने का कार्य करता है। जब ये घुमाता है इस द्रव को, तो द्रव के घूमने से पैक्टिनेज एंजाइम के कारण मिडिल लेमिला कमजोर हो जाती है। मिडिल लेमिला के कमजोर होने के कारण सेल्स क्या हो जाती हैं? एक दूसरे से बिखर जाती हैं। साथ के साथ एक पॉइंट और बताया था मैंने कैलस में आपको कि कैलस भुरोरे होते हैं, भंजनशील होते हैं। जब भुरोरे और भंजनशील हैं तो उन पर जरा भी प्रेशर जब लगता है तो कैलस क्या हो जाता है? अपने आप बिखरता हुआ चला जाता है। कैलस क्या? सेल्स का समूह, तो सेल्स क्या होंगी? अपने आप बिखरती हुई चली जाएंगी। और साथ के साथ पैक्टिनेज एंजाइम हो रहा है। तो यहाँ इस प्रकार से जो लास्ट में हमको रेडी हुआ है हमारे पास में, वो क्या है? कोशिका का निलंबन संवर्धन, जिसमें सेल्स कैसी हैं? फ्री हैं एक दूसरे से। अब वास्तविक रूप से ये तो WH मूरे ने बता दिया था, वास्तविक रूप से करते कैसे हैं देखिए, इसकी प्रोसेस देखते हैं हम। क्योंकि जब हमको कोशिका निलंबन संवर्धन की प्रक्रिया अगर जाननी है तो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है संवर्धन की प्रक्रिया। प्रक्रिया में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे पहले तो हमको एक्सप्लांट पता होना चाहिए। तो पॉइंट वो पीछे देखेंगे, पहले तो एक्सप्लांट का, क्योंकि ये पहली ही चीज है। एक्सप्लांट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे? इससे कैलस प्राप्त करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लांट सेलेक्ट करते हैं और एक्सप्लांट से क्या करते हैं? कैलस प्राप्त करते हैं। ये तो हो गई एक पॉइंट से पहली बात, क्योंकि हमने यहां तक की प्रक्रिया पहले ही कर ली है। कैलस हमने पहले ही रेडी कर लिया है एक्सप्लांट से। अब यहाँ कोशिका निलंबन संवर्धन तैयार कैसे करेंगे? तो देखिए, अब जो कैलस हमारे पास में है, सबसे पहले कैलस को लेते हैं। कैलस को लेकर के फिल्टर पेपर पर रख लेते हैं, फिल्टर पेपर पर, और फिल्टर पेपर पर रखकर स्टरलाइज्ड ब्लेड लेते हैं। स्टरलाइज्ड क्या लेते हैं? ब्लेड। और इस स्टरलाइज्ड ब्लेड से क्या करेंगे? इसको, जो कैलस है इस कैलस को कट करेंगे। ब्लेड से कैलस को कट करते हैं। सबसे पहले हमने
कैलस को संवर्धन माध्यम से जो ठोस संवर्धन माध्यम था वहां से उठाया, उठाने के बाद में स्टरलाइज्ड ब्लेड, उसको फिल्टर पेपर पर रखा, फिर स्टरलाइज्ड ब्लेड लिया और ब्लेड से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। छोटे छोटे टुकड़े हैं, सिंगल सेल नहीं है, क्योंकि एक से एक सिंगल कोशिका को तो पृथक करना संभव नहीं है ब्लेड के द्वारा। अब क्या करेंगे, ये जो टुकड़े हैं जो कट किए हैं, जो ये टुकड़े हैं, जो खंड हैं, खंडों को द्रव संवर्धन में स्थानांतरित करते हैं, द्रव संवर्धन में स्थानांतरित करते हैं। और साथ ही साथ इस द्रव संवर्धन में प्लस क्या डालते हैं, पैक्टिनेज। साथ ही साथ इसमें क्या डालते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम। और इस पूरे के पूरे को लेकर के क्या करेंगे, हलित्र पर रख देंगे। ये तो बताया था अभी, द्रव संवर्धन, खंडों को द्रव संवर्धन माध्यम में डालेंगे, द्रव के अंदर पैक्टिनेज एंजाइम डालेंगे और उसको यहाँ पर हलित्र पर रख देंगे। अब हलित्र की क्या रेट है, 80 से लेकर के 150 आरपीएम यहाँ पर इसकी 1 मिनट की रेट है। इतनी देर में इसमें ये घुमाने का कार्य करेगा इसमें। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, जो घूम रहा है यहां पर होती है पराचलनी। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपने किचन के अंदर जो चलनी पाई जाती है, छलनी जिसे कहते हैं, छलनी क्या कार्य करती है कि आटे में से अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ है उसको ऊपर निकालने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो पराचलनी होती है, ये पराचलनी क्या कार्य करेंगी, सिंगल सेल और सेल्स के ग्रुप को पृथक करने का कार्य करेंगे। कई प्रकार की पराचलनी होती है, कुछ से तो सिंगल सेल ही छन करके जाएगी, कुछ से कोशिका के छोटे छोटे खंड, कई कोशिकाओं के ग्रुप मिलकर छन जाते हैं। तो यहाँ आवश्यकता के अकॉर्डिंग हमको सिंगल सेल लेनी है तो बारीक वाली लेंगे, वही तो जैसे मैदा छानना है तो बारीक चलनी लेंगे। तो यहाँ पर जो पराचलनी होती है, ये पराचलनी अब यहाँ पर जो संवर्धन माध्यम है, कौन सा, निलंबन संवर्धन माध्यम है, इनको छान करके सिंगल सेल को अलग कर देंगी और सेल्स के ग्रुप को अलग कर देंगे। आगे यहाँ निलंबन संवर्धन माध्यम में हम सिंगल सेल से कोशिकाओं का समूह निर्मित करेंगे और सिंगल सेल से कोशिकाओं के समूह विभिन्न तकनीकों के या विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक सिंगल कोशिका से आगे का डेवलपमेंट, या फिर कहें कि एक सिंगल कोशिका के द्वारा प्लांटलेट कैसे बना रहे हैं। एक्सप्लांट जो हमने लिया है वहां सिंगल सेल नहीं है, क्योंकि एक पार्ट कट करके ले रहे, स्लाइस ले रहे हैं हम, तो स्लाइस में कभी भी सिंगल सेल नहीं हो सकती, इतना आप लोग भी जानते हो। तो यहाँ अब इस मेथड से हम एक सिंगल सेल के द्वारा क्या बना लेंगे, प्लांटलेट, पादपक का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास में सिंगल सेल भी उपस्थित है, सेल्स का ग्रुप भी उपस्थित है, और हमको क्या चाहिए, सिंगल सेल, केवल और केवल सिंगल सेल चाहिए। और इस सिंगल सेल से क्या बनाना है हमको, प्लांटलेट। अब सिंगल सेल से प्लांटलेट का निर्माण कैसे करेंगे, देखिए कई विधियों के द्वारा सिंगल सेल से कोशिकाओं का ग्रुप तैयार किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं हम एकल कोशिका संवर्धन माध्यम। एकल कोशिका संवर्धन, फर्स्ट नर्स विधि। नर्स विधि के द्वारा कैसे किया जाता है, नर्स विधि या नर्स तकनीक के द्वारा। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं कि एक फिल्टर पेपर लेते हैं। यहां सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लेंगे। इस फिल्टर पेपर को ले जाकर के कहां, कल्चर मीडिया में, या फिर कहें कि कल्चर मीडिया में जो कैलस उपस्थित है
कैलस कहाँ उपस्थित है? कल्चर मीडिया में, संवर्धन माध्यम पर। यहां रख देंगे। फिल्टर पेपर को लिया और कहां रख दिया? कैलस के ऊपर। फिल्टर पेपर को लेकर के कैलस के ऊपर रख देते हैं। अब ये फिल्टर पेपर क्या करेगा? ये फिल्टर पेपर मैक्सिमम मात्रा में पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा। मैक्सिमम मात्रा में जितना कर सकता है पदार्थों का अवशोषण करता है। अब इस फिल्टर पेपर में क्या उपस्थित है? अवशोषण किया है पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थ उपस्थित हैं। तो देखिए यहां इस फिल्टर पेपर को लेंगे और इस फिल्टर पेपर के ऊपर एक सिंगल सेल को रख देंगे। हमने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर हमने ये क्या है? सिंगल सेल। सिंगल सेल को रख दिया। फिल्टर पेपर के ऊपर। अब इसके अंदर क्या है? पोषक पदार्थ उपस्थित है। तो यहां जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल को चाहिए क्या? पोषण ही तो चाहिए, कोशिका को पोषण ही तो चाहिए, तभी तो उसके अंदर डिवीजन होंगे। तो यहां अब सिंगल सेल के पास में पोषण है, तो ये क्या करेगी? विभाजन। और विभाजन करके क्या कर लेगी? सेल्स का समूह बना लेगी। सेल्स का समूह बना लेगी। सिंगल कोशिका के द्वारा कोशिकाओं के समूह का निर्माण हो गया। तो हमको यही तो चाहिए था। एक्स प्लांट में बहुत सारी कोशिकाएं थी, उससे हमने एक कोशिका ली और एक कोशिका से हमने कोशिकाओं का समूह बनाया। क्यों आवश्यकता पड़ गई हमको? एक कोशिका से जितनी भी, क्योंकि माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही है, तो यहां इस कोशिका के अंदर जितनी भी खुद की विशेषताएं हैं, जो उसके खुद के जो कैरेक्टर्स हैं, वो सभी कहाँ आएंगे? उस प्लांटलेट में। कैलस में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कोशिका के खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ जो हमको पादप मिलेगा, प्लांटलेट जो मिलेगा पादपक, वो कैसा होगा? इस कोशिका के लक्षणों के समान ही होगा। किसी भी प्रकार की यहाँ अन्य लक्षणों का आवागमन नहीं होगा, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ सिंगल सेल के ग्रुप को लेंगे और यहाँ सिंगल सेल नहीं, यहाँ कोशिकाओं का जो ग्रुप बना है उस ग्रुप को लेंगे और ले जाकर के कहाँ रख देंगे? उसको पोषक माध्यम पर। जो संवर्धन माध्यम हमारे पास में ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है, वहां ले जाकर के इसको स्थानांतरित कर देंगे। अब आगे से क्या बनाना है? नॉर्मल सी बात है, कोशिकाएं बार बार विभाजन करेंगी, समूह बढ़ेगा, समूह बनने के बाद में उसमें पादपक का निर्माण होगा, प्ररोतंत्र का और जड़तंत्र का विकास होगा। एक विधि तो ये है। सेकंड बात करते हैं सूक्ष्म प्रकोष्ठ विधि। सूक्ष्म प्रकोष्ठ विधि यहां जो स्लाइड होती हैं, स्लाइड ही कुछ इस प्रकार की होती है कि स्लाइड में क्या होता है? बीच में गर्त। ये क्या है? गर्त। गर्त कहें या गड्ढा कहें। स्लाइड के अंदर जो स्लाइड होती है, वो स्लाइड कुछ धसी हुई होती है अंदर की तरफ। स्लाइड के अंदर ही, ऊपर ही इसमें क्या होता है? गर्त उपस्थित होता है। तो अब क्या करेंगे? माइक्रोपिपेट लेते हैं, माइक्रोपिपेट में से सिंगल सेल युक्त संवर्धन माध्यम में जाएंगे, तो वहां से सिंगल सेल सहित कुछ संवर्धन माध्यम लेंगे और यहाँ पर एक कोशिका सहित कुछ क्या? ये सिंगल सेल और साथ ही साथ में क्या है? यहाँ पर पोषक पदार्थ। सिंगल सेल के साथ में यहाँ कुछ पोषक पदार्थ को लेकर के इस गर्त में डाल देंगे। जो स्लाइड के ऊपर गड्ढा बना हुआ है उसके ऊपर डाल देंगे और डालने के बाद में इसको क्या करेंगे? कवर स्लिप से पैक, कवर स्लिप से ढक देंगे। स्लाइड के ऊपर जो गर्त था, गर्त के अंदर हमने सिंगल सेल डाली, साथ में कुछ पोषक पदार्थ डाला, उसको कवर स्लिप से पैक कर दिया।
यहाँ कुछ समय बाद में जो सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल में क्या होते हैं, विभाजन, और यहाँ क्या हो जाता है, सेल्स का समूह बन जाता है, सेल्स का ग्रुप बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ से सेम वही प्रोसेस है, लास्ट की सेल को वहां से उठाएंगे, सेल के कोशिकाओं के समूह को वहां से उठाएंगे और जाकर के संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड आता है सूक्ष्म बूंद विधि। सूक्ष्म बूंद विधि इस मेथड में यहां पर कुछ विशेष पात्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूप्रैक पात्र। यहां कुछ विशेष पात्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूप्रैक पात्र कहते हैं। और ये क्यूप्रैक पात्र कैसे होते हैं, इनमें नीचे माइक्रो बॉल होती है, नीचे बहुत माइक्रो बॉल होती है। अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या होता है, क्यूप्रैक पॉट, बर्तन कहें या फिर क्यूप्रैक पात्र कहें या डिश कहें, सो कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर जो क्यूप्रैक पात्र है, इस क्यूप्रैक पात्र की जो नीचे वाली जो दीवार होती है या वो कैसी क्या होती है, बहुत बारीक होती है, बहुत पतली होती है। क्यूप्रैक, सॉरी स्टूडेंट्स, बहुत पतली होती है। तो अब क्या करेंगे, माइक्रोपिपेट लेंगे। माइक्रोपिपेट में वहां ध्यान रखना है कि सिंगल सेल एक बार में एक कोशिका ही होनी चाहिए। तो यहाँ बूंद के रूप में कुछ दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बूंद के रूप में इन कोशिकाओं को रख देंगे। जो माइक्रो बॉल होती है, उस माइक्रो बॉल पर सिंगल कोशिका को सॉल्यूशन सहित, यहाँ सिंगल सेल तो है ही, सिंगल सेल तो है ही, इसके साथ में कुछ क्या है, पोषक पदार्थ। अगर पोषक पदार्थ नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं करेगी। ऊपर के दोनों मेथड्स में हमने केवल एक बार में एक ही कोशिकाओं का ग्रुप हमको प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक से अधिक कोशिकाओं का ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो क्यूप्रैक पात्र है, डिश है, इसमें इतना स्पेस होता है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम बहुत सारी कोशिकाओं को, सिंगल सेल्स को रख सकते हैं, उनकी ड्रॉप्स को, सिंगल सेल की ड्रॉप को रख सकते हैं। अब यहाँ पर इनके अंदर विभाजन होंगे, सभी के पास में पोषक पदार्थ हैं, और यहाँ एक साथ में जो ग्रुप हैं, ग्रुप ना होकर के अब हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर ग्रुप्स। तो यहाँ कोशिकाओं के ग्रुप्स हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग संवर्धन माध्यम में इन कोशिकाओं के समूह को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंड लास्ट चौथा जो प्रकार आता है वो आता है वर्गमैन प्लेटिंग विधि। वर्गमैन प्लेटिंग विधि। यहां एक साइंटिस्ट हुए थे बर्गमैन, इन्होंने क्या किया, पेट्री डिश ली। पेट्री डिश में नीचे की तरफ, नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको फिक्स रखा, कितना, 1 mm। यहां जो थिकनेस रखी थी वो 1 mm की रखी थी, और ये क्या है, पोषक पदार्थ। जो संवर्धन माध्यम था, उस पोषक पदार्थ को यहाँ 1 mm की मोटाई की परत के रूप में पूरी की पूरी जो पेट्री डिश थी, इस पेट्री डिश में बिछा दिया। अब यहाँ पर पेट्री डिश में ऑलरेडी पोषक पदार्थ पहले से ही प्रेजेंट है। अब यहाँ सिंगल सेल को माइक्रोपिपेट की सहायता से लेते हैं और सिंगल सेल को क्या करेंगे, जगह 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 थोड़ी दूरी बनाते हुए यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ
कभी भी पोषक पदार्थ की कमी नहीं होगी। क्यों? ड्रॉप में एक निश्चित मात्रा में पोषक पदार्थ आता है, यहाँ पर तो पोषक पदार्थ की एक लेयर पहले से ही प्रेजेंट है, तो यहाँ सेम पहले की तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर रख देंगे। अब पोषक पदार्थ तो यहाँ है ही, इन सेल्स में क्या होगा? विभाजन और सेल्स के समूहों का निर्माण हो जाएगा। सेल्स के समूहों का निर्माण हो जाता है। इन ग्रुप्स को अलग अलग पोषक माध्यमों पर ले जाकर के संवर्धित कर लिया जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से 4 मेथड्स के द्वारा एक सिंगल सेल का संवर्धन किया जा सकता है। अब क्या करेंगे? सिंगल सेल के संवर्धन की तो हमने बात कर ली कि सिंगल सेल का संवर्धन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ शुरू में एक बात कही थी कि ले जाकर के इन ग्रुप को क्या कर देते हैं? पोषक पदार्थ पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो इतना सिंपल है क्या? नहीं है ना। देखिए क्या होता है। सेकंड स्टेप क्या होती है? स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन, हमने यहाँ पर जो ग्रुप रेडी किया है, यहाँ कोशिकाओं के जो समूह रेडी किए हैं, अब इनका स्टरलाइजेशन भी जरूरी है। तो यहाँ स्टरलाइजेशन के साथ साथ इनको हमको पोषक माध्यम पर भी स्थानांतरित करना है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले जिस पोषक माध्यम पर हम इनको स्थानांतरित कर रहे हैं, पहले उस पोषक माध्यम का स्टरलाइजेशन करेंगे। द्रव माध्यम ले या ठोस ले, द्रव हो या फिर ठोस हो, एनीवन कोई सा भी माध्यम हो सकता है। तो हम द्रव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ माध्यम को लेंगे, या तो कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क कैसे होते हैं? कॉनिकल फ्लास्क इस प्रकार के, या फिर टेस्ट ट्यूब में लेंगे, परख नली में। और परख नली कैसी होनी चाहिए? आकार में बड़ी, या फिर बड़ी परख नली के अंदर लेते हैं। दोनों में किसी में भी ले सकते हैं द्रव को, और द्रव को ले जाकर के इनमें भर देंगे। ऊपर से यहां कॉटन प्लग लगा देंगे, ऊपर से कॉटन प्लग लगा देंगे, और कॉटन प्लग लगा करके चारों तरफ से यहां पर क्या करेंगे? एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं। एल्यूमिनियम की फॉइल लगाकर बांध करके अब इनको चाहे कॉनिकल फ्लास्क को चाहे परख नली को ले जाकर के ऑटोक्लेव में रख देते हैं। और ऑटोक्लेव में कितना? 25 से 30 मिनट के लिए रखते हैं। 25 से 30 मिनट के लिए रखते हैं। ऑटोक्लेव जिस वक्त पढ़ाया था आपको बताया था कि ऑटोक्लेव का काम ही क्या है? स्टरलाइजेशन करना। अब हमारे पास में जो संवर्धन माध्यम था, जो पहले भी हमने बहुत सावधानी पूर्वक बनाया है, निर्जमीकृत परिस्थितियों में बनाया है, अगर उसमें गलती से भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया तो यहाँ पर सभी प्रकार के संक्रमणों से वो दूर हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और यहाँ अब जो संवर्धन माध्यम था, द्रव संवर्धन माध्यम था, इसका क्या हो गया? स्टरलाइजेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट, स्टरलाइजेशन हो गया। अब इस पर संवर्धन माध्यम पर क्या करना है? हमको जो सेल्स के जो ग्रुप बनाए थे, इन सेल्स के ग्रुप्स को स्थानांतरित करना है। इनको क्या करना है? स्थानांतरित करना है। अब स्थानांतरण की प्रक्रिया अब संपन्न होगी। तो कैसे? या तो फ्लास्क ले या फिर परख नली ले, एनीवन कोई भी। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? लेमिनार एयर फ्लो में। जो लेमिनार एयर फ्लो की जो बेंच होती है, इस बेंच पर होती है। क्योंकि इसको कई बार आपको बता चुकी हूं, यहाँ लेमिनार एयर फ्लो की बेंच पर पूरी की पूरी स्थानांतरण की प्रोसेस होगी। तो यहाँ स्प्रिट लैंप होता है। स्प्रिट लैंप के पास, क्योंकि यहाँ और भी चांस क्या हो जाते हैं? कम। स्प्रिट लैंप के पास में कॉनिकल फ्लास्क में इस कोशिकाओं के समूह को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ट्रांसफर करने के बाद में कॉनिकल फ्लास्क है या परख नली है, इसको ले जाकर के कहाँ रख देंगे? हलित्र पर। इसको ले जाकर के हलित्र पर रखते हैं। पहले लेमिनार एयर फ्लो की बेंच पर ले गए। लेमिनार एयर फ्लो की बेंच पर ले जाने के बाद में
यहाँ जो कोशिकाओं का समूह था उसको इसमें रख दिया या डाल दिया। डालने के बाद में हम यहाँ एक चीज लेके चलते हैं। चलो, हमने यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क को लिया और फ्लास्क को लेकर के हमने कहाँ रख दिया, हलित्र पर रख दिया। फ्लास्क को लेकर के हमने हलित्र पर रख दिया। अब हलित्र का कार्य क्या है, लगातार घुमाना, 80 से 150 आरपीएम पर लगातार घुमाता रहेगा। कोशिकाओं का समूह है। अब यहाँ पर कोशिकाओं का जो समूह था, जो सेल्स का ग्रुप था, इस सेल्स के ग्रुप से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, भ्रूणाव। कोशिकाओं के समूह से भ्रूणाव प्राप्त हो जाएगा। कोशिकाएं लगातार विभाजन करेंगी और विभाजन करने के बाद में यहाँ पर भ्रूणाव हमको प्राप्त हो जाता है। अब इस भ्रूणाव को, जो हमको भ्रूणाव प्राप्त हुआ है, इसमें आगे विभाजन होंगे और लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, प्लांटलेट पादपक प्राप्त हो जाएगा। पादपक क्यों कह रहे हैं कि इसमें मूलांकुर और प्रांकुर दोनों हैं, प्रेरो तंत्र भी उपस्थित है और जड़ तंत्र भी उपस्थित है। एट लास्ट यहाँ पर हमको पादपकों का निर्माण हो जाता है, पादपक प्राप्त हो जाते हैं। अब इन पादपकों को ले जाकर के किसी अलग जगह पर गमलों के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहां उचित परिस्थितियों में इनकी वृद्धि कराई जाती है। तो इस प्रकार से एक सिंगल सेल के द्वारा एक प्लांट का निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।